नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचम तल और आपके साथ मैं हूं विवेक त्रिपाठी। पंचम तल में यूपी की ब्यूरोक्रेसी पर खुलकर बात करेंगे। किस अधिकारी के कहां पर चर्चे हैं और अफसरशाही में अंदर खाने क्या कुछ चल रहा है, उस पर विस्तार से चर्चा होगी। सरकार में कौन से बड़े फैसले हुए और उनका क्या असर होगा, आने वाले समय में क्या कुछ बड़ा होने वाला है, इसकी जमीनी स्तर पर पड़ताल होगी। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ खास है आज के पंचम तल में। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, सरकार और सिस्टम में रस्साकशी भी बढ़ती दिख रही है। प्रदेश की सत्ता में इन दिनों फाइलें कम, ताकत ज्यादा तोली जा रही है। हाल ही में हुए आईएएस अफसरों के तबादलों के बाद पंचम तल के गलियारों में एक नए टकराव की चर्चा है। यह टकराव किसी विपक्षी नेता से नहीं, बल्कि सरकार के ताकतवर मंत्री और मुख्यमंत्री के भरोसेमंद अफसर के बीच का बताया जा रहा है। बात हो रही है मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी और आईएएस अधिकारी विजय किरण आनंद की। विजय किरण आनंद 2009 बैच के आईएएस अफसर हैं। उनके पास कई महत्वपूर्ण विभाग हैं। वो अवसंरचना एवं औद्योगिक विकास विभाग के सचिव हैं। इन्वेस्ट यूपी और लीडा यानी लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सीईओ हैं। एनआरआई सेल के पर्यवेक्षक भी हैं। उनके पास एक और विभाग था जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सीधी नजर रहती है, यूपीसीडा। यह उन महत्वपूर्ण विभागों में से एक है जिन पर प्रदेश के औद्योगिक विकास और निवेश की पूरी रणनीति टिकी हुई है। विजय किरण आनंद यूपीसीडा के भी सीईओ थे, लेकिन 2 दिन पहले हुए आईएएस अफसरों के तबादलों में यूपीसीडा उनसे छीनकर डॉक्टर बलकार सिंह को दे दिया गया। अब आते हैं इस घटनाक्रम की इनसाइड स्टोरी पर। पंचम तल के इसी शो में हमने आपको बताया था कैसे औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी से यूपीडा जैसा मलाईदार विभाग छीन लिया गया था। चर्चा थी कि मंत्री जी का कद घटाने के लिए ब्यूरोक्रेसी के कुछ अफसरों की भूमिका थी। पंचम तल के सूत्रों के मुताबिक उन अफसरों में एक नाम आईएएस विजय किरण आनंद का भी था। सूत्रों की माने तो विजय किरण आनंद की तमाम रिपोर्ट्स और फीडबैक के बाद मंत्री जी से यूपीडा वापस लेने का फैसला किया गया था। दरअसल यूपीडा और यूपीसीडा ऐसे विभाग हैं जिनके पास यूपी के एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ इंडस्ट्रियल हब बनाने की जिम्मेदारी है। इसके लिए उद्योगपतियों को सैकड़ों करोड़ रुपए की जमीनें मुफ्त में देने की तैयारी की जा रही है। अडानी अंबानी जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों और पूंजीपतियों की कंपनियों से हजारों करोड़ रुपए का निवेश कराया जाना है। यूपीडा एक्सप्रेसवे बनाता है तो विजय किरण आनंद के विभाग उसके आसपास इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का काम देखते हैं। दोनों ही विभाग के मंत्री और अधिकारियों के बीच समन्वय से काम आगे बढ़ता है, लेकिन मंत्री जी और उनके अफसरों में बन नहीं रही थी। यूपीडा की फाइलों में नंदी का दखल बहुत ज्यादा था। अफसर परेशान थे, इसलिए लॉबिंग करके यूपीडा अनुभाग को शिफ्ट कराकर आईडीसी में ले आए। यह विभाग मुख्यमंत्री कार्यालय खुद देखता है, यानी अफसर मंत्री पर भारी पड़ गए। उनका मलाईदार विभाग छिनवा दिया। पंचम तल के सूत्र बता रहे हैं कि किस तरह से यूपीडा मंत्री जी से ले लिया गया, वैसे ही यूपीसीडा भी उनसे ले लिया जाए, ऐसी तैयारियां की जा रही थी। यूपीसीडा से भी मंत्री जी का दखल खत्म हो जाए, इसके लिए कोशिशें चल रही थी, लेकिन राजनीति और ब्यूरोक्रेसी की बाजियां कभी एक चाल पर खत्म नहीं होती। पंचम तल के सूत्र बता रहे हैं कि मंत्री के अधिकार घटाने के खेल के पीछे जिस अफसर यानी विजय किरण आनंद को सबसे मजबूत खिलाड़ी माना जा रहा था, मंत्री जी ने अपना दांव खेला और उनके अधिकारियों पर कैंची चलवा दी, उनके अधिकार छिनवा दिए। पंचम तल के गलियारों में चर्चा है कि विजय किरण आनंद और मंत्री नंदी के बीच काफी समय से रस्साकशी चल रही थी। एक तरफ मुख्यमंत्री का भरोसा तो दूसरी तरफ मंत्री का राजनीतिक वजन। दोनों अपने अपने मोहरे चल रहे थे। कोई फाइल से जवाब दे रहा था तो कोई फैसलों से। मंत्री नंदी का महत्वपूर्ण विभाग छिनने के बाद जब विजय किरण आनंद के हाथों से यूपीसीडा गया तो संदेश निकला कि सरकार में मंत्री ही नहीं, अफसर भी अजेय नहीं है। अब यह जान लीजिए कि विजय किरण आनंद को लेकर चर्चाएं क्या थीं और किस वजह से यूपीसीडा उनसे छीना गया। यूपीसीडा का ऑफिस कानपुर में है।
सूत्रों का कहना है कि पिछले साल जब विजय किरण आनंद को यूपीसीडा जैसे महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी मिली तो वो कानपुर आते जाते रहे, लेकिन धीरे धीरे उनकी आवाजाही वहां कम हो गई। जाहिर है लखनऊ में काम ज़्यादा है। पिछले कुछ महीनों से तो वो सिर्फ वीकडेज में ही कानपुर जाते थे, यानी शनिवार और रविवार को। उस दिन सारे अफसरों को बुलाते थे, मीटिंग लेते थे, कभी कभी देर शाम तक मीटिंग चलती थी। वीकडेज में ऑफिस आना, ड्यूटी करना, मीटिंग करना, इन सबसे अधिकारी परेशान हो गए। पंचम तल के सूत्र बताते हैं कि यूपीसीडा में मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी के कई खास अफसर हैं। उन अफसरों नंदी से विजय किरण आनंद की शिकायतें करनी शुरू कर दी। नंदी ने इस मामले को ऊपर तक पहुंचाया, जिसके बाद विजय किरण आनंद से यूपीसीडा हटाकर डॉक्टर बलकार सिंह को सौंप दिया गया। राजनीतिक हलकों में इसे मंत्री और अफसर के बीच प्रभाव की लड़ाई के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि इस लड़ाई ने एक चिंता भी खड़ी कर दी है। जिस समय उत्तर प्रदेश खुद को देश का सबसे बड़ा निवेश का गंतव्य बनाने का दावा कर रहा है, उसी समय निवेश से जुड़े सबसे अहम विभागों में मंत्री और अफसर की खींचतान की चर्चाएं निवेशकों तक क्या संदेश पहुंचाएंगी। अगर फैसलों से ज्यादा ताकत की लड़ाई सुर्खियां बनेंगी तो विकास की रफ्तार पर असर पड़ना तय है। फिलहाल पंचम तल में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल यही है कि क्या यह सिर्फ एक प्रशासनिक फेरबदल था या फिर सत्ता के भीतर का एक ऐसा शतरंजी खेल जिसमें दोनों खिलाड़ी एक दूसरे के मोहरे काट रहे हैं। कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, अगली चाल का इंतजार कीजिए। अब जिक्र एक्सप्रेसवे का, जिन्होंने भाजपा सरकार को एक पहचान दी, खासकर यूपी में जहां एक्सप्रेसवे महज एक सड़क नहीं सरकार की साख है। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने एक्सप्रेसवे को विकास का सबसे बड़ा प्रतीक बनाया। चुनावी मंचों से लेकर सरकारी आयोजनों में एक्सप्रेसवे मॉडल को यूपी की नई तस्वीर बताया, लेकिन कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे ने इस तस्वीर को फजीहत का मॉडल बना दिया। देश का सबसे महंगा एक्सप्रेसवे सवालों के घेरे में है। सवाल उठ रहे हैं, भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजना है। इसे बनाने का ठेका भाजपा के बड़े नेता नवीन जैन की कंपनी पीएनसी इंफ्राटेक को मिला था। इस एक्सप्रेसवे से यूपी सरकार के विकास के मॉडल के दावों को और मजबूती मिलनी थी, लेकिन हुआ कुछ और। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे 63 किलोमीटर लंबा है। इस एक्सप्रेसवे की लागत करीब 4200 करोड़ रुपए है। अन्य परियोजनाएं जो एक्सप्रेसवे से जुड़ी हुई हैं, अगर उनका भी खर्च जोड़ दिया जाए तो ये एक्सप्रेसवे 4850 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है, यानी देश का सबसे महंगा एक्सप्रेसवे। इसका मकसद लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा का समय 2 घंटे से घटाकर लगभग 1 घंटे तक लाना था। इस एक्सप्रेसवे पर सफर के लिए 275 रुपए का एक तरफा टोल भी तय किया गया था, सबसे महंगा टोल। इस एक्सप्रेसवे की एक और खासियत है MLFF, यानी मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग प्रणाली। यहां पारंपरिक टोल प्लाजा नहीं बनाए गए हैं। यह देश का पहला पूरी तरह से AI और आधुनिक ट्रैफिक मैनेजमेंट से लैस एक्सप्रेसवे है। हालांकि उद्घाटन के महज 22 दिनों के भीतर ही विकास का यह मॉडल जगह जगह से धंसने लगा। एक्सप्रेसवे का निर्माण और गुणवत्ता सवालों में घिर गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले कुछ वर्षों के दौरान हर बड़े मंच से कहा कि उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेसवे जर्मन इंजीनियरिंग और आधुनिक तकनीक के मानकों पर बनाए जा रहे हैं। कई मौकों पर उन्होंने यह भी कहा कि नई तकनीकी, बेहतर गुणवत्ता नियंत्रण और विश्व स्तरीय निर्माण उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेसवे की पहचान है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस जर्मन तकनीकी की बात कह रहे हैं उसे भी समझ लेना जी। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे जर्मनी की AIMGC तकनीक से बना है। AIMGC यानी ऑटोमेटेड इंटेलिजेंट मशीन गाइडेड कंस्ट्रक्शन। अमेरिका में इसी आधुनिक तकनीकी से सड़क बनाई जाती हैं और भारत में पहली बार सड़क निर्माण में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। AIMGC टेक्नोलॉजी में GPS गाइडेड मशीनों का इस्तेमाल होता है। इससे सड़क की बनावट, उसकी ऊंचाई, चौड़ाई का आकलन सटीक होता है और सड़क समतल बनती है। इस टेक्नोलॉजी में उतनी ही निर्माण सामग्री लगती है जितनी जरूरी होती है, और अगर निर्माण सामग्री में गड़बड़ी होती है, कोई मिलावट होती है या रेशियो कुछ ऊपर नीचे होता है तो मशीन खुद संकेत देने लगती है।
इस टेक्नोलॉजी से बनी सड़क ज्यादा मजबूत मानी जाती है, लंबे समय तक खराब नहीं होती। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे बनाने से पहले एनएचएआई की एक टीम ने अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर का दौरा किया था और वहां की सड़कों की स्टडी की थी। लॉस एंजलिस की सड़कें भी AIMGC टेक्नोलॉजी पर ही बनी हैं। इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 13 जुलाई को किया था, कुछ दिन पहले। अगले दिन 14 जुलाई की सुबह 8 बजे इसे आम जनता के लिए खोल दिया गया। 26 जुलाई को पहली बार लखनऊ से कानपुर आते वक्त कुराड़ी गांव के पास, जो 64 किलोमीटर पर है, सड़क धंस गई। जिस एनएचएआई ने लॉस एंजलिस जाकर जर्मन टेक्नोलॉजी से बनी सड़क की स्टडी की थी, उसी के अफसर मात्र 22 दिन में लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर जगह जगह गड्ढे खोद चुके हैं। एनएचएआई के अफसरों के मुताबिक अब तक 84 स्थानों पर सड़क क्षतिग्रस्त मिली है। 39 जगह लखनऊ कैरिजवे और 45 जगह कानपुर कैरिजवे पर मरम्मत करनी पड़ी है। कई स्थानों पर सड़क धंस गई, कहीं डामर उखड़ गया तो कहीं पूरी परत दोबारा बिछानी पड़ी और यह सिलसिला लगातार जारी है। सबसे ज्यादा किरकिरी उस समय हुई जब बारिश के बाद डामर सुखाने के लिए औद्योगिक पंखे और ब्लोअर लगाए गए। वो वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुए थे। इन तस्वीरों ने पूरे देश में सवाल खड़े कर दिए। लोग पूछने लगे, क्या यही है वो जर्मन टेक्नोलॉजी जिसकी मिसाल मंचों से दी जाती रही? अब मामला बढ़ा तो कार्रवाई भी करनी पड़ी। एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर नकुल प्रकाश वर्मा को हटाया गया। पूर्व प्रोजेक्ट डायरेक्टर सौरभ चौरसिया को चार्जशीट थमाई गई। प्रोजेक्टर मैनेजर विवेक गुप्ता, रेजिडेंट इंजीनियर यतेंद्र कुमार और स्वतंत्र अभियंता टीम के प्रमुख सुरेंद्र कुमार को 2 साल तक एनएचएआई और सड़क परिवहन मंत्रालय के किसी भी प्रोजेक्ट में काम करने से प्रतिबंधित कर दिया गया। यही नहीं, पूरे देश में पहली बार टोल वसूली पर भी रोक लगाई गई। एक बार टोल शुरू हो चुका था, फिर रोक दिया गया। एक्सप्रेसवे की निर्माण एजेंसी PNC इंफ्राट्रक पर भी दंडात्मक कार्रवाई शुरू की गई। गुणवत्ता की जांच के आदेश दिए गए और मरम्मत का खर्च भी निर्माण एजेंसी पर डालने की बात सामने आई। उधर विपक्ष को बैठे बिठाए सरकार को उसके ही मॉडल पर घेरने का एक बड़ा मौका मिल गया। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने मौका नहीं चूका। उन्होंने सोशल मीडिया पर कई पोस्ट लिखकर सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने लिखा, यह भाजपाई तरक्की की नई हवा है। उन्होंने पंखों का वीडियो डालकर तंज कसा, यह हास्यास्पद है। बार बार मरम्मत मांग रहे एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार का जोखिम कौन उठाएगा? लेकिन असली सवाल कार्रवाई से बड़ा है। अगर उत्तर प्रदेश के विकास मॉडल के सबसे चमकदार प्रतीक बनने वाला एक्सप्रेसवे 3 हफ्तों में बिना मरम्मत के नहीं चल पाया, तो फिर क्वालिटी की जांच किसने की? हजारों करोड़ रुपए की परियोजना में निगरानी किस स्तर पर हुई? क्या निर्माण में कोई जल्दबाजी हुई? क्या उद्घाटन की समय सीमा ने क्वालिटी का प्रेशर बढ़ा दिया, या फिर सिस्टम ने वही पुरानी बीमारी दोहरा दी, काम पूरा होने से पहले ही उसे सफल घोषित करने वाली? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बार बार कहते रहे कि उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेसवे विश्व स्तरीय होंगे। ये आधुनिक तकनीक से तैयार किए जा रहे हैं, इसलिए ये विवाद सिर्फ एक सड़क का नहीं है, ये उन दावों की विश्वसनीयता का भी परीक्षण है जिन्हें सरकार अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बताती रही है। आज जनता का सवाल सीधा है, अगर जर्मन तकनीकी से बनाया बताया गया एक्सप्रेसवे पहली बारिश भी नहीं झेल पाया, तो गलती टेक्नोलॉजी की थी या उसे लागू करने वाले की? क्योंकि सड़क पर बने 84 गड्ढे केवल डामर में नहीं है, ये गड्ढे निर्माण एजेंसियों, निगरानी तंत्र, इंजीनियरिंग की गुणवत्ता और सरकारी जवाबदेही पर भी उतने ही गहरे निशान छोड़ रहे हैं। अब बात ब्राह्मणों की। यूपी का वो 10 से 11% वाला वोट बैंक जिसकी संख्या भले कम हो लेकिन चुनाव में 100 से ज्यादा सीटों पर सीधा असर डालता है। पिछले 20 सालों में जिस राजनीतिक दल के पास सबसे ज्यादा ब्राह्मण विधायक रहे, सत्ता की ताकत उसी को मिली। पिछड़ों और दलितों का समीकरण साधने में जुटे सभी राजनीतिक दल अच्छी तरह से जानते हैं कि ब्राह्मणों के साथ के बगैर सत्ता का सफर आसान नहीं है। यही वजह है चुनावी माहौल में ब्राह्मण सबके दिमाग में घुसा हुआ है। भाजपा अपने इस मजबूत वोट बैंक को बचाने की कोशिश कर रही है, तो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा लंबे समय से चल रहे ब्राह्मण नाराज है वाला नैरेटिव भुनाने के दांवपेच आजमा रहे हैं।
ब्राह्मणों का समर्थन हासिल करने के लिए पार्टियों के दफ्तरों में गुपचुप रणनीतियां बनाई जा रही हैं। यूपी की राजनीति में ब्राह्मण चर्चा सिर्फ जातीय समीकरण तक सीमित नहीं है, बल्कि सत्ता, संगठन और ब्यूरोक्रेसी तक इसकी गूंज सुनाई देने लगी है। ब्राह्मण को भाजपा का सबसे मजबूत वोट बैंक माना जाता है, लेकिन जब से ब्राह्मण खतरे में है वाला नैरेटिव बना है, यह सवाल चारों तरफ घूमने लगा है कि क्या 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले ब्राह्मण वोटों को लेकर नया राजनीतिक संघर्ष शुरू हो चुका है। क्या 2027 का चुनाव पिछड़ों और दलितों के साथ साथ ब्राह्मण वोट बैंक की जंग का मैदान भी बनने जा रहा है? यह बहस भी शुरू हो गई है कि क्या भाजपा का सबसे मजबूत सामाजिक आधार दरक रहा है। इस बहस को नई हवा तब मिली जब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने जनेश्वर मिश्र की जयंती पर अपने चर्चित पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक फार्मूले के पीडी को पंडित से जोड़ते हुए ब्राह्मण समाज को भी अपनी राजनीतिक यात्रा का हिस्सा बनाने की कोशिश की। अखिलेश यादव ने जिस अंदाज में कहा कि पीडीए का पीडी पंडित है, उसने भाजपा के कान खड़े कर दिए। यह बयान शब्दों का खेल भर नहीं था, बल्कि साफ राजनीतिक संदेश भी है कि सपा ब्राह्मण समाज को भी अपने सामाजिक गठबंधन का हिस्सा बनाने की कोशिश में जुटी है और भाजपा के परंपरागत सवर्ण आधार में सेंध लगाने की तैयारी कर चुकी है। अखिलेश यादव के इस बयान को सामान्य राजनीतिक टिप्पणी नहीं माना जा रहा। उनके बयान का संदेश साफ है कि सपा अब खुद को सिर्फ पीडीए की राजनीति तक सीमित नहीं रखना चाहती। सपा की नजर उन वर्गों पर भी है जिन्हें अब तक भाजपा का स्वाभाविक समर्थक माना जाता था। और उसी मंच से अखिलेश यादव ने अयोध्या सदर सीट से पवन पांडे को प्रत्याशी घोषित करके एक साथ कई संदेश और दिए। उन्होंने अयोध्या को संदेश दिया कि प्रभु श्री राम की जन्मस्थली में ब्राह्मण उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। उन्होंने ब्राह्मण समाज को संदेश दिया कि समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों को सिर्फ वोटर नहीं मानती, बल्कि लीडरशिप में भी जगह दे रही है। उन्होंने भाजपा को संदेश दिया कि जिन प्रभु श्री राम का नाम लेकर उनके नेता समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को कटघरे में खड़ा करते हैं, वहां उन्हें एक ब्राह्मण प्रत्याशी सीधी और कड़ी चुनौती देगा। उधर बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव ने भी नई चर्चा छेड़ दी। वो सीट जो भाजपा का गढ़ थी, वो सीट भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की थी। करीब 3 दशक तक उस सीट पर भाजपा का कब्जा रहा। जिस सीट को लंबे समय से कायस्थ बहुल माना जाता रहा, वहां एक ब्राह्मण उम्मीदवार की जीत ने यह संकेत दिया कि पारंपरिक जातीय गणित हमेशा निर्णायक नहीं रहती। बांकीपुर के राजनीतिक संदेश का असर उत्तर प्रदेश तक महसूस किया जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषक इस मैंडेट को जातीय राजनीति के बदलते संकेत के रूप में देख रहे हैं और इसकी गूंज उत्तर प्रदेश तक सुनाई दे रही है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि समाजवादी पार्टी इस पूरे नैरेटिव को और धार देने की तैयारी में है। अखिलेश यादव बिहार में भरत तिवारी इनकाउंटर के बाद पैदा हुई नाराजगी और भाजपा से ब्राह्मणों के कथित असंतोष को चुनावी मुद्दा बनाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। पंचम तल के सूत्रों का कहना है कि इन मुद्दों को राजनीतिक विपक्ष का हिस्सा बनाने के लिए अखिलेश यादव ने बांकीपुर उपचुनाव में जबरदस्त जीत हासिल करने वाले चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर से संपर्क साधा है। सूत्रों के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई है और अखिलेश यादव ने प्रशांत किशोर को यूपी आने का निमंत्रण भी दिया है। इन चर्चाओं ने यूपी के सियासी हलकों में हलचल बढ़ा दी है। अखिलेश यादव की इस राजनीतिक आक्रामकता से भाजपा के भीतर बेचैनी की खबरें आने लगी हैं। पार्टी के रणनीतिकारों के सामने सबसे बड़ा सवाल यही बताया जा रहा है कि अगर ब्राह्मण नाराज है वाला राजनीतिक नैरेटिव चुनावी जमीन पर मजबूत हुआ तो इसका असर कई सीटों पर दिखाई दे सकता है। भाजपा को चुनौती केवल विपक्ष से नहीं होगी, बल्कि उस धारणा से भी होगी जिसे विपक्ष लगातार मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। भाजपा पहले ही ब्राह्मणों को लेकर कटघरे में घिरी है। संगठन के भीतर एक सवाल बार बार उठ रहा है कि जब कुछ महीने पहले पंकज चौधरी नए प्रदेश अध्यक्ष बने थे, भाजपा के ब्राह्मण विधायकों और नेताओं का एक सम्मेलन हुआ था। तब पंकज चौधरी ने ऐसे आयोजन पर नाराजगी जताई थी और आयोजक से स्पष्टीकरण मांग लिया था, तलब कर लिया था उनको। लेकिन कुछ दिन बाद जब दारा सिंह चौहान के नेतृत्व में चौहान समाज का सम्मेलन आयोजित हुआ, तब प्रदेश अध्यक्ष की कोई सार्वजनिक आपत्ति सामने नहीं आई।
विपक्ष इसी अंतर को मुद्दा बनाकर सवाल उठाता रहा है कि अलग अलग सामाजिक सम्मेलनों के लिए अलग अलग मापदंड क्यों। यह चर्चा अब केवल राजनीति और नेताओं तक सीमित नहीं है, ब्यूरोक्रेसी को लेकर भी तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। कहा जा रहा है कि लंबे समय से खुद को हाशिए पर महसूस कर रहे ब्राह्मण आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के बीच भी राजनीतिक बदलाव को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। पंचम तल के सूत्रों को पता चला है कि समाजवादी पार्टी के कुछ रणनीतिकार ऐसे अधिकारियों से संपर्क साध रहे हैं, माहौल बना रहे हैं, बदलाव की संभावनाओं पर विमर्श कर रहे हैं। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण राजनीति अब केवल चुनावी टिकटों का सवाल नहीं रह गई है। यह संगठन सत्ता, सामाजिक संदेश और प्रशासनिक मनोविज्ञान तक फैलती हुई दिखाई दे रही है। आने वाले महीनों में यह साफ होगा कि यह केवल राजनीतिक शोर है या वास्तव में बदलते चुनावी समीकरणों की आहट। फिलहाल इतना तय है कि 2027 की लड़ाई में पीडीए, सवर्ण राजनीति और ब्राह्मण प्रतिनिधित्व तीनों एक साथ चुनावी विमर्श के केंद्र में रहने वाले हैं। भाजपा के सामने चुनौती अपने पारंपरिक सामाजिक आधार को मजबूती से बनाए रखने की होगी, जबकि समाजवादी पार्टी की कोशिश उस आधार में राजनीतिक दरार पैदा करने की दिखाई दे रही है। और चुनाव तक यह बहस और तेज होने की संभावना है। तो फिलहाल आज के पंचम तल में इतना ही। अगले सप्ताह कुछ और बड़ी खबरों के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक आप देखते रहिए आज की खबर।